नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर आए हैं हम, और आज जो चर्चा करेंगे वो है लिपि की। जैसे अब तक हम बात कर रहे हैं भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा परिवार की, हिंदी भाषा परिवार की बहुत सारी बोलियों की। तो उसी ढंग से आज हमें बात करनी है लिपि की, कि लिपि क्या है। लिपि जिसको हम अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कह सकते हैं, और जिसे पहले करेक्टर कहा गया था, तो हम आज उसी लिपि की बात करने वाले हैं। तो लिपि क्या है उसको समझने के लिए हम पहले भाषा को समझते हैं। भाषा क्या है? भाषा के लिए एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है कि उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि संकेतों की व्यवस्था भाषा कहलाती है। यानी ध्वनि संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत व्यक्ति अपने भाव या विचार और के समक्ष व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक मौखिक भाषा है, ये भी एक भाषा का रूप है। लेकिन अगर मैं जिस ढंग से ध्वनि संकेत थे उसी ढंग से अगर मैं लिखित संकेतों के माध्यम से अपनी बात यहाँ से किसी पत्र पर लिखकर, किसी कागज पर लिखकर कहीं और पहुंचाऊं, या पुस्तक के रूप में लिखकर कहीं और पहुंचाऊं, तो लिखित संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त भाव या विचार लिपि कहलाते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं आगे। लिपि में लिखित संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त भाव या विचार, ये क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, तो भाषा और लिपि में ये फर्क है यहाँ पर। और थोड़ा सा हम आगे अगर देखते हैं तो इसमें हम आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। जैसे ये जो बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये भाषा कौन सी है? लिखित संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त भाव या विचार। ये भाषा तो है हिंदी, लेकिन इसको जो लिखा गया है उसका भी एक तरीका है, इसका एक स्टाइल है, इसका एक पैटर्न है। तो इसको लिखने की जो शैली है, इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। समझ में बात आपके? ये भाषा है और ये इसकी लिपि है। इसको थोड़ा सा और मैं आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भाषा कौन सी है? हु आर यू, हु आर यू। ये देखिए, ये भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसकी जो लिपि है वो है रोमन। इंग्लिश की जो लिपि है वो कहलाती है रोमन। लेकिन अगर मैं इस हु आर यू को लिखता हूं इस ढंग से, हु आर यू, ये भाषा तो फिर भी रही है इंग्लिशी, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया है? इसको देवनागरी में लिख दिया है। इसी ढंग से मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि हिंदी को भी रोमन में बहुत ज्यादा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कहां लिखा जाता है? तो आपके जो एसएमएस होते हैं उसमें लिखा जाता है कि जैसे अगर मैं लिखता हूं, तुम कहां जा रहे हो। ये देखिए, भाषा तो ये कौन सी है? हिंदी, निश्चित तौर से हिंदी भाषा है। लेकिन इसकी जो लिपि है वो कौन सी रख दी है मैंने? इसकी लिपि है रोमन लिपि। ये मैंने इसको रोमन में लिख दिया क्योंकि रोमन किस में काम आती है? इंग्लिश में काम आती है। और यहाँ पर हमने इसको रोमन में लिख दिया। तो भाषा और लिपि का ये अंतर आपको समझ आ गया। और अगर मेरे को इसी में लिखना होता देवनागरी में, तो देवनागरी में तो ऐसे लिखा जाता है, तुम कहां जा रहे हो। तो ये फर्क है भाषा और लिपि का, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि अपने आप में काफी बृहद है। देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता वो है कि उस पर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। किसी भी वर्ण को जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, या फिर जिस ध्वनि संकेत को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। बहुत सारी विशेषता है देवनागरी में। चलिए हम लिपि से बढ़ते हुए हम किस ढंग से हम देवनागरी तक पहुंचते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी का उद्भव होता है संस्कृत से। उसी ढंग से जो देवनागरी है उसका उद्भव होता है ब्राह्मी से। जो ब्राह्मी लिपि है वो न केवल देवनागरी की, बल्कि भारत में लगभग जितनी भी जो लिपियां हैं उन सबका उद्भव ब्राह्मी लिपि से होता है। जो गुप्त काल से, जो बौद्ध काल होता है वहां से आरंभ होती है, बुद्ध के जन्म के साथ में आरंभ होती है। सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं। सबसे प्राचीन भाषा भारत की कौन सी है? संस्कृत। उसी ढंग से सबसे प्राचीन जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन उदाहरण देखने को मिलता है, जो प्राप्त होता है वो है 5वीं सदी ईसा पूर्व।
ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन उदाहरण देखने को मिलता है। ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। गुप्त काल से ये जो लिपि है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग इसके रूप बन जाते हैं और इसमें एक रूप बनता है ब्राह्मी लिपि का, उत्तर ब्राह्मी, और दूसरा जो बन जाता है दक्षिण ब्राह्मी लिपि। और इसी ढंग से बदलते बदलते बहुत सारे रूप बनते हैं इसके। उत्तर ब्राह्मी, इसी ढंग से दक्षिण ब्राह्मी में तमिल, जिसको कलिंग भी कह सकते हैं, आदि कई रूप बनते हैं। मलयालम, ग्रंथ लिपि, लेकिन हमें इनसे ज्यादा अर्थ नहीं है क्योंकि हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दक्षिण भारत की लिपियां दक्षिण ब्राह्मी में ये आती है। उत्तर ब्राह्मी की हम बात करें तो उत्तर ब्राह्मी को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से लिख लेते हैं। ब्राह्मी के समझ में आ गए, यहाँ पर दो रूप हो गए, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे उत्तर ब्राह्मी के साथ में, जो आगे चलकर ही देवनागरी में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम गुप्त काल में यहाँ पर ये उत्तर ब्राह्मी में परिवर्तित हो गई थी। उत्तर ब्राह्मी से बदलाव होते होते लगभग 5वीं या 6वीं सदी के अंदर ये बदलाव हुए थे। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि, फिर उसके बाद में सिद्ध मात्रिका लिपि, और उससे परिवर्तन होते हुए कुटिल लिपि। ये इस ढंग से ये परिवर्तन कुटिल लिपि तक आते हैं। कुटिल लिपि से लगभग 6वीं या 7वीं या 8वीं सदी के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहते हैं और कुटिल लिपि दो भागों में परिवर्तित होती है। कुटिल लिपि का ये दो भाग बनते हैं। इधर बनता है शारदा लिपि और इधर बनता है नागरी। ठीक है, ये लगभग हुआ, ये परिवर्तन होता है 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी के मध्य, ईसा पश्चात। और नागरी और शारदा में परिवर्तन होता था। शारदा यानी जो उत्तर भारत की जो लिपियां है, जिसके अंदर आपके लहंदा, पंजाबी, कश्मीरी जो लिपियां आती है वो सारी सारी इसमें हम ले सकते हैं। तो इसमें कश्मीरी, गुरुमुखी जिसको पंजाबी की लिपि है, लहंदा आदि लिपियां इसमें आ जाती है शारदा लिपि में। तो शारदा लिपि भी बहुत कुछ कुटिल लिपि यानी ब्राह्मी से समकक्ष है, इसमें थोड़ा मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से इसको ब्राह्मी लिपि का रूप नहीं कह सकते हैं। और इधर बात करते हैं नागरी लिपि की। नागरी लिपि के भी यहाँ पर दो भाग होते हैं जो काम में आने वाले हैं। ये एक तरफ है पश्चिमी नागरी और दूसरी तरफ है पूर्वी नागरी। देखिए दो देवनागरी के ढंग से अलग अलग रूप बनते जा रहे हैं। पश्चिमी नागरी, पश्चिमी नागरी के अंदर जो बनते हैं भाग वो बनेंगे आपके देवनागरी। यहाँ पर बात क्लियर आई है, देवनागरी यहाँ तक है। यानी देखिए कहाँ से चल रहे थे, ब्राह्मी लिपि से चल रहे थे, बीच में खरोष्टी लिपि भी आती है। तो ब्राह्मी लिपि से हम आए थे उत्तर दक्षिण ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रिका, कुटिल लिपि, और फिर इसके दो भाग में शारदा भी हमारे अब काम की नहीं रही है। इधर आए थे नागरी लिपि। पूर्वी नागरी के अंदर क्या आएगा, पूर्वी नागरी में आता है आपके असमिया, बंगाली, उड़िया लिपि। और इधर पश्चिमी नागरी में क्या आएगा आपके देवनागरी, महाजनी, गुजराती, कैथी। ये भी महाजनी लिपि का एक तरीका है जो पश्चिमी नागरी में आता है, ये जो बहुत ज्यादा करीबी है देवनागरी के। अभी देखिए गुजराती लिपि की अगर हम बात करें तो गुजराती लिपि में भी कई बार हम देखते हैं तो समझ में भी आता है थोड़ा बहुत, ये कि देवनागरी से मिलते जुलते हैं। मूल रूप से जो फर्क है, गुजराती में हमारे शिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता। शिरो रेखा ये ऊपर की जो पंक्ति होती है, ऊपर की जो लाइन होती है उसका प्रयोग नहीं होता, जबकि देवनागरी में शिरो रेखा का प्रयोग होता है। ये मूलभूत अंतर है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं देवनागरी को। इसी के साथ आज बढ़ेंगे आगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन कौन सी भाषा में होता है, प्रश्न आता है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है आपके हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये जितनी भी जो भाषाएं हैं इन सब में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक हम आए हैं देवनागरी में। लेकिन आज हम जिस ढंग से देवनागरी लिपि को लिख रहे हैं ये उतना आसान नहीं था जितना कि हम आज लिखते हैं। देवनागरी लिपि को आज की अवस्था तक आने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने पड़े, तब जाके हम ये देवनागरी लिपि तक आके
पहुंचते हैं। तो यहाँ तक देवनागरी लिपि आ जाती है और ये लगभग 1000 ईस्वी के बाद में होता है। उस 1000 ईस्वी के बाद में जो भारतीय भाषा परिवार की उन्होंने बात की थी आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसमें बहुत सारी भाषा आ जाती है, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली और राजस्थानी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ये सारी जो भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। यहाँ तक होता लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी तक सब कुछ चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन कार्यालयी भाषाओं के अंदर तब तक, क्योंकि मुगलों का शासन था तो उस समय फारसी लिपि का आधिपत्य हो चुका था और जो दरबार थे या फिर कार्यालय की जो भाषा है या फिर अदालतों की जो भाषा है उसमें पूरी तरह से फारसी लिपि का प्रयोग होता था। जो भाषा चलती थी वो होती थी अरबी चलती थी और जो लिपि चलती थी वो फारसी यानी उर्दू के अक्षर चला करते थे। अगर बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की भाषा और हमारी भाषा में ज्यादा फर्क नहीं है, हम उनकी बात समझ सकते हैं क्योंकि उर्दू जो भाषा है, जबान है, वो तो लगभग हमारी तरह ही है, लेकिन उनकी जो लिपि है वो है फारसी और हमारी लिपि है देवनागरी। तो हमारा लिखा हुआ वो नहीं समझ सकते, उनका लिखा हुआ शायद हम नहीं समझ सकते। तो मूल जो अंतर है वो लिपि का, और ये जो लिपि का अंतर है वो लंबे समय तक बना रहा। और इस लिपि के अंतर की या फिर जो विभाजन की शुरुआत और ज्यादा बढ़ जाती है लगभग 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में भारतीय भाषाओं के लिए कॉलेज खुलता है जो अंग्रेज अधिकारियों को भाषाएं सिखाता था। उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और वहीं से यहाँ पर एक शैतानी सी थी, अंग्रेजों की एक शैतानी सी थी कि जो फारसी भाषा, फारसी जो लिपि थी और देवनागरी लिपि में विभेद करते हुए फारसी लिपि को ज़्यादा महत्व देते हैं और हिंदुस्तानी को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हिंदुस्तानी को ज़्यादा महत्व देने की वजह से उस समय से विभेद बनने लग गया और वहाँ पर फारसी लिपि का प्राधान्य हो गया और कचहरियों में पूरी तरह से फारसी लिपि की स्थापना हो गई। उसके बाद में जो आते हैं विलियम प्राइस आते हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास करते हैं, जो देवनागरी लिपि को थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं। फिर 1837 का एक अधिनियम आता है, 1837 का एक कानून आता है कि जो अदालतों के अंदर भी देवनागरी लिपि के थोड़े बहुत प्रयोग को स्वीकृति देता है। लेकिन उसके बाद में मुस्लिमों का काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रहार होता है कि भाई उर्दू को ही उसमें बनाए रखते हैं, फारसी को बनाए रखने के लिए काफ़ी उनमें जद्दोजहद बनी रहती है, फिर भी देवनागरी स्थापित नहीं हो पाती है। ऐसा करते करते लंबा एक आंदोलन चलता है। 1856 का जो विधेयक आता है उसमें भी काफ़ी विवाद होता है, लेकिन फिर भी देवनागरी अपना स्थान नहीं पा सकती है। उसके बाद में लगभग 1893 में स्थापना होती है नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के साथ में जुड़ते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो लगभग ये 1898 में एक प्रस्ताव लेकर और हजारों हस्ताक्षर लेकर वो जाते हैं उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में जाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनका प्रस्ताव समझ में आता है, पसंद आता है और इस तरह से लगभग अप्रैल 1900 में देवनागरी का प्रवेश होता है पहली बार कचहरियों में, देवनागरी का प्रवेश होता है पहली बार कार्यालयी भाषा में। तो एक बहुत बड़ी जीत थी। लगभग सन 1900 में आ गया, यानी ज्यादा पुरानी बात नहीं, लगा 120 साल पहले ही देवनागरी कचहरियों में प्रवेश पाती है। लेकिन फिर भी जब संविधान में एक स्थिति क्लियर हो जाती है, 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक बहस होती है और बहस के बाद में एक प्रावधान लागू होते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। लेकिन फिर भी आज भी जब कभी कई प्रस्ताव आते हैं या फिर कई अदालतों के जो आदेश आते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, या फिर कहीं भी अगर पेपर्स होते हैं किसी IAS के पेपर माने, RS के पेपर माने, अगर कोई प्रश्न होता है तो उसमें कहा जाता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों जगह है तो जो आधिकारिक उत्तर है वो अंग्रेजी का माना जाएगा। तो ये एक बड़ी विडंबना है, देवनागरी लिपि के साथ में संविधान ने मान्यता दे दी, लेकिन फिर भी आज हम अंग्रेजी मानसिकता से उभर नहीं पाए हैं। ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है। खैर, स्थिति अपनी जगह पर चलती रहेगी। हम इस कोर्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, लिपि के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, कि देवनागरी लिपि का नामकरण हुआ और उसकी प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ पर देखेंगे।